हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम अफगानिस्तान डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान की ये जो प्रॉब्लम है, जो आजकल न्यूज़ में भी है और पहले भी कई बार न्यूज़ में रहा है, और ये जो वहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 1999 के बाद से अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ या उससे पहले क्या था अफगानिस्तान। ठीक है, ये लगातार न्यूज में रहा है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आते ही रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर अफगानिस्तान के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज हम अफगानिस्तान के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या प्रॉब्लम है और क्यों फॉरेन फोर्सेस वहां पर लगातार इंटरफेयर करती रहती है। ठीक है, तो हमें अफगानिस्तान को समझना है सिंस 1999 से समझना है। तो पहले थोड़ा सा मैप समझ लेते हैं। मैप में अफगानिस्तान कहाँ पर है, देखिए ये अफगानिस्तान है, मैप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अफगानिस्तान जो है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, सेंट्रली लोकेटेड है किसके बीच में, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच में। तो उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर अगर हम देखें तो पहले तो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर अब 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया है। 1991 में डिवाइड हुआ था। तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये सब यूएसएसआर हुआ करता था। तो यूएसएसआर हो गया। उस तरफ अगर और जो है हम वेस्टवर्ड जाएं तो फिर हमारा यूरोप हो जाता है, इधर मिडिल ईस्ट हो जाता है। तो ये सेंट्रल लोकेशन है और यहाँ पर अफीम बहुत होती है, अफीम। ठीक है, अफीम की खेती बहुत होती है। अफगानिस्तान को जीतना आसान है लेकिन उसके ऊपर रूल करना मुश्किल है। तो कोई भी कंट्री अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके उसे जीत तो जाएगी लेकिन उसके ऊपर रूल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां की एथनिसिटी, वहां के लोग, वहां की जो टेराइन है, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप नहीं है, तो वहां पर रूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर रेबल्स ग्रुप होंगे अलग अलग, उनके साथ कब तक लड़ोगे, क्योंकि किसी भी टेरिटरी को रूल करने से रूल तभी किया जा सकता है जब वहां के लोगों का भरोसा भी हो, लोग तुम्हें एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, चाहे वो मजबूरी में एक्सेप्ट करते हो, वहां पर वायलेंस ना हो। ठीक है, तो इसलिए अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है साउथ एशिया, यूरोप, ठीक है, एशिया का पूरा अगर हम देखें मिडिल ईस्ट के बीच में। इसलिए कंट्रीज कोशिश करती हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हो सके। खासकर यूएस भी कोशिश करता है, यूएसएसआर भी कोशिश करता है। ठीक है, पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान में कंट्रोल हो। ठीक है, तो देखिए एक तो आपको ये समझना है कि 1999 से पहले की बात करें, अगर 1919 से पहले की अगर हम बात करें, तो 1900 से 1900 पहले जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे यहाँ पर 1600 में, 1600 एडी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेड के लिए आए थे और उन्होंने हमें यहाँ पर गुलाम बना लिया। तो उस समय आपको पता होगा कि 1919 से पहले की बात करें तो ये पाकिस्तान नहीं था, ये भी इंडिया था, और अफगानिस्तान भी ये पूरा का पूरा एक अखंड भारत था, ये पूरा इंडिया था। ठीक है, बांग्लादेश भी कुछ नहीं होता था, बांग्लादेश भी इंडिया था। तो ये पूरा का पूरा एक अखंड भारत था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहां पर रूल कर रहे थे। और उससे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स जो है पूरी दुनिया में अगर बोले तो एक तरीके का सुपर पावर था। आधी से ज्यादा दुनिया में अगर हम देखें तो ब्रिटिश कॉलोनी स्टैब्लिश थी और वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हालांकि ब्रिटिशर्स जो थे उनका थोड़ा डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ और यूएस का राइज होना स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, 1919 के बाद। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स का और डाउनफॉल हुआ और यूएस ने राइज करना स्टार्ट करा, क्योंकि वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से यूरोप की इकोनॉमीज काफी वीक हो चुकी थी और मौका मिला यूएस को, अमेरिका को राइज करने का, इधर जापान को राइज करने का मौका मिला। ठीक है, हाँ, तो समझ लेते हैं कि उस समय ये पूरा इंडिया हुआ करता था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब यहाँ पर ब्रिटिश की फोर्सेस भी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो था यूएसएसआर उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था। ठीक है, 1991 के बाद यूएसएसआर 15 कंट्रीज में ब्रेक हुआ और फिर डेमोक्रेसी वहां पर स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस थी और यूएसएसआर के बीच में क्लैश होता था, अफगानिस्तान के ऊपर जो है कंट्रोल कौन करे। तो उनके बीच में नूरा कुश्ती चलती रहती थी यूएसएसआर और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में। अब वो जो नूरा कुश्ती थी, दोनों ही परेशान थे। यूएसएसआर को भी प्रॉब्लम थी कि वहां पर
उनके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स से लड़के, ब्रिटिशर्स को भी प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी कंट्री को वैसे ही कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अलग अलग जगह पे इंडिया में भी इंडिपेंडेंस की डिमांड हो रही थी और एंटी फॉरेन सेंटीमेंट्स जो थे वो लोगों के अंदर पैदा हो रहे थे ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स और यूएस ने क्या करा, आपस में एक एग्रीमेंट साइन करा, एक बफर जोन बनाया। उन्होंने बोला अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस दे देते और एक बफर जोन बना देते। ब्रिटिशर्स ने यूएसएसआर को बोला कि ना तो तुम यहाँ पर एंटर करोगे या इंटरफेयर करोगे, ना हम यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो एक बफर जोन बना देंगे अफगानिस्तान को, ठीक है। तो इनके बीच में 1919 से पहले जो ग्रेट गेम होता था, द ग्रेट गेम बोलते थे इन्हें, क्योंकि नूरा कुश्ती चल रही थी यूएसएसआर ब्रिटिशर्स के बीच में कि अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो था एक बफर जोन बना दिया अफगानिस्तान को कि दोनों ही अफगानिस्तान में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अफगानिस्तान इंडिया से एक तरीके से अलग हो गया, ठीक है। एक सेपरेट कंट्री बन गया। 1999 में इंडिपेंडेंस मिल गई अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो था 1919 से पहले की हिस्ट्री हमने थोड़ा सा डिस्कस करा, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखिए अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस मिली थी 1999 में, जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें इंडिपेंडेंट किया था, ठीक है। ग्रेट गेम चल रहा था उस समय, नूरा कुश्ती चल रही थी। यूएसएसआर, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर बॉर्डर जस्ट यूएसएसआर का था और वहां पर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का नहीं था, हालांकि अफगानिस्तान में बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे थे जहां पर ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे वहां पर, और यूएसएसआर के साथ प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये अभी हमने डिस्कस करा कि बफर जोन बना दिया गया 1919 में, ठीक है। अब अब आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ कि अफगानिस्तान में, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो हो चुका था अफगानिस्तान में एक किंग मोहम्मद जाहिर शाह, उससे पहले और भी किंग थे, हम ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ये जो भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा आपस में चलता रहा, पावर स्ट्रगल चलता रहा किंग्स के बीच में, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरफेरेंस किस तरीके से हो रहा था। देखिए किंग मोहम्मद जाहिर शाह जो है 1933 से वहां पर किंग थे अफगानिस्तान में, और उनके एक कजन थे मोहम्मद दाऊद, ठीक है। वो 1953 में प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। मोहम्मद दाऊद को सपोर्ट था यूएसएसआर का, जो कि अब रशिया है 1991 के बाद, ठीक है। तो यूएसएसआर का सपोर्ट था। तो मोहम्मद दाऊद पावर में आ गए, और फिर यूएसएसआर की हेल्प से उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह यहाँ पर करे, मॉडर्नाइज करा अफगानिस्तान को, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में, क्योंकि वहां से फंड्स वगैरह भी मिल रहे थे, मिलिट्री एड वगैरह, हथियार, वेपन्स वगैरह वो भी परचेज किए जा रहे थे, ठीक है, यूएसएसआर से। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो अंग्रेज तो तब तक चले गए थे 1953 से पहले। अब अंग्रेज चले गए तो अब कौन रह गया अफगानिस्तान में दखलंदाजी करने के लिए? यूएसएसआर। अब यूएसएसआर वहां पर दखलंदाजी करता जा रहा है, अब अंग्रेज तो यहाँ से जा चुके हैं, तो यूएसएसआर को अब कौन रोकेगा? तो यूएसएसआर को रोकने के लिए कौन आएगा? यूएस, अमेरिका, ठीक है। पहले ब्रिटिशर्स थे, इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उनका यूएसएसआर के साथ क्लैश हो रहा था अफगानिस्तान की वजह से। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स चले गए तो अमेरिका के साथ अब प्रॉब्लम्स होंगी, अफगानिस्तान के ऊपर रूल कौन करेगा, ये कंट्रोल कौन करेगा अफगानिस्तान को, ठीक है। तो यूएस ने क्या करा, क्योंकि यूएसएसआर का इंटरफेरेंस अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा था, तो यूएस ने उनके जो फॉर्मर किंग थे मोहम्मद जाहिर शाह, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करा, उनको प्रेशराइज करा कि मोहम्मद दाऊद को हटाएं वो, ठीक है। तो जाहिर शाह ने 1964 में मोहम्मद दाऊद को उनकी पोस्ट से हटा दिया, ठीक है। तो दोबारा से जाहिर शाह 1964 में आ गए पावर में अफगानिस्तान में। तो मोहम्मद दाऊद 1953 में बने, 11 साल तक रहे, मतलब 11 साल तक यूएसएसआर का इंटरफेरेंस रहा, जाहिर शाह यूएस की हेल्प से दोबारा पावर में आए। लेकिन मोहम्मद दाऊद की कहानी खत्म नहीं हुई थी। यूएसएसआर क्योंकि उन्हें सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने 1973 में तख्ता पलट करा और दोबारा से प्रेसिडेंट बन गया अफगानिस्तान के, ठीक है, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। तो दोबारा से मोहम्मद दाऊद जो है पावर में आ गए 1973 में, ठीक है। मोहम्मद जाहिर शाह को हटा दिया। लेकिन अब मोहम्मद दाऊद से गलती क्या हुई, क्योंकि अभी तक उन्हें यूएसएसआर का सपोर्ट मिल रहा था, उन्हें लगा कि ना तो हमें यूएसएसआर का सपोर्ट चाहिए ना अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, ये लोग यहाँ पर फिर दखलंदाजी करते हैं, इंटरफेयर करते हैं हमारे डिसीजंस में। तो उन्होंने कोशिश करी कि वो इन दोनों से पल्ला छुड़ा लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मोहम्मद दाऊद ने जो भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको जेल में डालने की कोशिश करी, उनके नेताओं को, लेकिन प्रोटेस्ट वहां पर बढ़ती चलेगी 1973 में। और वो जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे उन्होंने मोहम्मद दाऊद की सरकार को हटा दिया,
1978, ठीक है, तो ये 1978 में हुआ। 1979 में क्या हुआ, फिर से यूएसएसआर के सपोर्ट से वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आ गई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो फिर से यूएसएसआर का सपोर्ट था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आ गई। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किस तरीके की गवर्नमेंट होती है, क्योंकि कम्युनिज्म में इक्वालिटी पे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स करने होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स करने होते हैं, रिलीजन को सेकेंडरी माना जाता है, बाकी चीजों को प्राइमरी माना जाता है। तो जो है, क्योंकि ये जो लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, विमेन एजुकेशन के बारे में वहां पर बात हो रही थी, तो सोसाइटी में जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा था उस समय। तो हुआ क्या कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से, वहां जो यूएसएसआर के सपोर्ट से बनी हुई थी, बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट थे वो जो है वो हल्ला करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो मॉडर्नाइजेशन का हमेशा विरोध करते हैं। तो ये प्रॉब्लम वहां पर 1979 के समर से ही स्टार्ट होने लगी, ठीक है। तो बहुत सारे जो हैं लैंड रिफॉर्म्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे, लिटरेसी, पढ़ाई को लेकर। और क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, वहां पर इस्लाम है, और या मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, तो उसमें जो फंडामेंटलिस्ट थे वो वुमेन के स्कूल जाने के अगेंस्ट थे, एजुकेशन के। तो बहुत सारी चीजें थी जो फंडामेंटलिस्ट जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। अब गर्मियों तक, 1979 की गर्मियों तक वो प्रोटेस्ट लगातार बढ़ती जा रही थी, आर्म्ड रेवेलियन हो गया था, लोगों ने हथियार उठा लिए, ठीक है। अब लोगों ने हथियार उठा लिए थे, और क्योंकि उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को यूएसएसआर का सपोर्ट था, तो अमेरिका जो था, जो रेबल्स थे उनको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, यूएस हथियार वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, मिलिट्री एड वगैरह जो है यूएस उनको सपोर्ट कर रहा था। अब यूएस जब उनको हथियार वगैरह प्रोवाइड करेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, किसके लिए, यूएसएसआर के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान यूएसएसआर के साथ बाउंड्री बनाता था उस समय। अब तो नहीं बनाता, क्योंकि अब तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान यूएसएसआर से अलग हो गए, ठीक है। तो अब यूएसएसआर को प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। वहां की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो भी रूल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी रेबल्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मिलिट्री एड दे रहा है अमेरिका, ठीक है। तो हुआ क्या कि यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया एक तरीके से, वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए 1979, ठीक है। तो सोवियत यूनियन ने क्या करा, इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। अब फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। प्रॉब्लम अब क्या हुई, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो क्या होता है कि आपके लाइक से ना एक इंकरेजमेंट मिलता है, फिर उससे क्या होगा कि हम और भी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए इंफॉर्मेटिव, काफी और भी नए नए टॉपिक्स होंगे। आप मैसेज में जो टेक्स्ट है टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में लिख सकते हैं आपको और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक में, तो वो वीडियोस भी बनाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या 1979 में, एक तो वो जो रेबल्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट को हटाया उनकी पोस्ट से और उनका असैसिनेशन कर दिया गया, और रेबल्स का काफी फर्म कंट्रोल हो गया उस समय, ठीक है। रेबल्स का फर्म कंट्रोल आ गया वहां पर। कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो वीक हो चुकी थी वहां पर, और यूएसएसआर ने क्या करा, 25 दिसंबर 1979 को यूएस फोर्सेज ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। अब जब यूएसएसआर की फोर्सेज जो हैं अफगानिस्तान में अटैक कर दिया, तो प्रोटेस्ट किसने करी, मुस्लिम नेशंस ने, और यूनाइटेड नेशन ने अपोज करा, और अमेरिका ने भी अपोज करा। अब देखिए मुस्लिम नेशंस क्यों अपोज कर रहे हैं, एक तो आपको रिलीजन वाला जो फैक्टर है वो भी समझना है, क्योंकि इस्लामिक लैंड है अफगानिस्तान, एक इस्लामिक लैंड के ऊपर नॉन इस्लामिक कंट्री जो है इन्वेड कर रही है, तो फिर इस्लामिक नेशंस जो हैं वो एक तरीके से जिहाद छेड़ रहे थे यूएसएसआर के अगेंस्ट, जिहाद छेड़ रहे थे जो इस्लामिक कंट्रीज थी, क्योंकि वो इस्लामिक लैंड है अफगानिस्तान, ठीक है। तो वहां से यूएसएसआर की फोर्सेस को भगाना था, तो बहुत सारे ग्रुप्स, रेबल ग्रुप्स एक्टिव होने लगे, बहुत सारे रेबल्स ग्रुप एक्टिव होने लगे, ठीक है। किसके सपोर्ट से, यूएस के सपोर्ट, किसके अगेंस्ट, यूएसएसआर के अगेंस्ट। यूएसएसआर वहां पर किसको एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, सिविलियन गवर्नमेंट को। आपको ये सारे फैक्टर्स समझने हैं कि कौन किसके सपोर्ट में, ठीक है। तो वेपन्स वगैरह, बहुत सारे रेबल ग्रुप्स थे, उनको हथियार वगैरह प्रोवाइड करना, तो कत्लेआम मच रहा था वहां पर। रेबल ग्रुप का वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उनकी फोर्सेस के साथ क्लैशेस चल रहे थे, ठीक है, लगातार। और फिर वो जो यूएसएसआर
की फोर्सेस भी थी वहां पर, तो उनके साथ लगातार क्लैशेस चलते रहे लगातार। और मुस्लिम नेशंस तो अपोज कर ही रही थी यूएसएसआर का, क्योंकि इस्लामिक लैंड में नॉन इस्लामिक कंट्री घुस चुकी है, यूनाइटेड नेशन ने भी अपोज करा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम उस समय क्रिएट हो गई। यहां तक पहले आपको समझ में आना चाहिए। इसके आगे हुआ क्या कि लगातार 1979 के बाद से क्लैशेस चलते रहे 1988 तक। देखो 9 साल तक यूएसएसआर की फोर्सेस वहां पर रही, 9 साल तक यूएसएसआर की फोर्सेस। और उनके क्लैशेस किसके साथ हो रहे थे? रेबल्स के साथ। रेबल्स को हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएस, क्योंकि वो यूएसएसआर के एंटी है। अच्छा, यूएस और यूएसएसआर एंटी क्यों है? क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर मतलब सुपर पावर कौन है, वो उसे हम बोल रहे हैं कोल्ड वॉर, जिसमें गोली दोनों तरफ से नहीं चली, लेकिन दोनों आपस में लॉबिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ यूएस था, एक तरफ यूएसएसआर था, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर। ठीक है, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था लगातार। ठीक है, तो यूएस रेबल्स को वेपन वगैरह प्रोवाइड कर रहा था, और इन वेपन्स में एक रेबल ग्रुप तालिबान भी था। आपको ये भी पता होना चाहिए, तालिबान। ठीक है, और इस तालिबान को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था। तो ओवरऑल अगर एक सिनेरियो समझे उस समय का, तो यूएस किसके साथ था? पाकिस्तान, तालिबान, वहां के रेबल्स ग्रुप के साथ था, मतलब टेररिज्म के साथ था। टेररिज्म को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट कर रहा था यूएस उस समय। ठीक है, तो 1988 तक क्लैशेस चलते रहे यूएसएसआर के साथ उनके। अब 1988 तक यूएसएसआर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, और उन्होंने क्या करा, 1989 में वो एग्री हो गए कि ठीक है हम अफगानिस्तान से वापस जा रहे हैं। और फरवरी 1989 तक यूएसएसआर की सारी फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के चली गई। ठीक है, तो पहले तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो इंटरफेयर कर रही है मामले। हर कोई चाहता है कि यहां पर जो है उनका कंट्रोल रहे। अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल यूएसएसआर भी चाह रहा है, रशिया भी चाह रहा है, और यूएस भी चाहता है। 1947 से पहले की बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले की, तो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज भी कंट्रोल चाहते थे, इसलिए यूएसएसआर के साथ क्लैशेस होते थे। ठीक है, यूएसएसआर तो खैर अफगानिस्तान के जस्ट पड़ोस में ही था। ठीक है, अब थोड़ा सा दूर हो गया, क्योंकि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो नई कंट्रीज बनी है उसकी वजह से थोड़ा सा दूर हो गया। ठीक है, यूएस इतनी दूर से कंट्रोल करना चाह रहा है अफगानिस्तान को, तो ये सारे इश्यूज हैं। ठीक है, तो अब यूएसएसआर की फोर्सेस वापस आई। ठीक है, और 1991 में यूएसएसआर में, क्योंकि सिविल वॉर चल रहा था, प्रॉब्लम्स थी महंगाई की, करप्शन की, अलग अलग इश्यूज थे वहां पर, इंटरनल इश्यूज। तो यूएसएसआर जो है 15 कंट्री में डिवाइड हो गया, टुकड़ों में बढ़ गया, जिनमें से सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। बाकी सब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज निकल कर आई 1990। लेकिन अब यूएसएसआर तो वापस चला गया। अब अफगानिस्तान में कौन कंट्रोल करेगा? अब यूएसएसआर जब वापस चला गया तो रेबल्स का कंट्रोल आ गया। लेकिन रेबल्स जो थे, बहुत सारे ग्रुप थे, टेररिस्ट ग्रुप एक तरीके से, ये अलग अलग ग्रुप थे। अब अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने के चक्कर में अलग अलग इलाकों में ये कंट्रोल कर रहे थे, इनका आपस में झगड़ा बढ़ गया। उनमें से एक ग्रुप था तालिबान। तो ये सारे ग्रुप आपस में सोच रहे थे कि कौन अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। अब यूएस ने ये जो सांप पाले थे इतने सारे, ये सांप आपस में लड़ रहे थे, और यूएस कुछ कर नहीं पा रहा था, और यूएस की सुन भी नहीं रहे थे। इन्हें लग रहा था कि यूएस इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, इनके इंटरनल मामलों में। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि उस समय यूएसएसआर की फोर्सेस से लड़ने के लिए अल-कायदा भी बना था। अल-कायदा भी बना था। ठीक है, तो अल-कायदा के चीफ कौन थे उस समय? ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। अब ओसामा बिन लादेन की सिटीजनशिप की बात करें तो अफगानिस्तान के थे ही नहीं, तो सऊदी अरबिया के बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े अरबपति। ठीक है, तो वो जिहाद छेड़ने के लिए यूएसएसआर के खिलाफ जिहाद छेड़ा गया, और तब उन्होंने अल-कायदा बनाया था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएसएसआर को वहां से भगाने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए 1988, लेकिन उसके तुरंत बाद ही, अगले साल ही, हालांकि यूएसएसआर वापस चला गया था। ठीक है, अब अल-कायदा का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका था अफगानिस्तान में, अल-कायदा का भी। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में लगातार आपस में क्लैशेस चलते रहे, और 1994 तक लगातार क्लैशेस चल ही रहे थे। और 1994 में सबसे बड़े इलाके जैसे कांधार हो गया, अलग अलग इलाकों में तालिबान जो है
वो पावर में आ गया अफगानिस्तान के काफी बड़े इलाके में। और 1995 तक या 96 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के मैक्सिमम इलाकों पर कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। और जब कंट्रोल कर लिया था तो वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट बनी 1996 से 2001 तक। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, कभी तालिबान की सरकार रही है वहां पर, तो देखिए अक्टूबर 1994 में तालिबान जो है पहली टेरिटरी कांधार में जीती पाकिस्तान के सपोर्ट से, ठीक है। अब जो है यूएस यहां पर जो भी इंटरफेयर कर रहा था, ये आपस में जो यूएस ने सांप पाले थे ये सुन नहीं रहे थे यूएस की, ठीक है। तो तालिबान का रूल अफगानिस्तान में आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट से 1996 तक 2001 तक, 1996 से 2001 तक तालिबान का कंट्रोल रहा। और इस समय क्या हुआ था 2001 में, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम हमारे लिए तो अब बोला जाए प्योर डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि हथियार उठाए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से तो वो फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, अपनी कंट्री को जो है फ्रीडम दिला रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या कि 2001 में एक एरोप्लेन था हमारा, एरोप्लेन जो कि काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ा था, उसका हाईजैक हो गया, ठीक है। तो उसका हाईजैक कर लिया गया और उसको हाईजैक करने के बाद देखिए यहां से ये जो उसका नाम था IC-814 इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी, IC-814 A300 था एयरबस, ठीक है। काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया और फिर कोशिश करी गई कि उसे अलग अलग सिटीज में, अमृतसर में, लाहौर में, दुबई में लैंड करने की, लेकिन वो वहां से टच करते हुए फाइनली जो है कांधार में वो लैंड हुआ था। तो प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स थे, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है उनसे बात कर रही थी जो हाईजैकर्स थे कि उनको रिलीज किया जाए, पैसेंजर्स को, हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाए। और ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था पाकिस्तान बेस्ड, हरकतुल मुजाहिदीन, उन्होंने इसको हाईजैक करा, हरकतुल मुजाहिदीन, ठीक है। अब उनकी डिमांड थी कि 3 टेररिस्ट जो इंडिया ने पकड़े हुए थे उनको रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए। उनमें एक बहुत बड़ा जो टेररिस्ट मसूद अजहर, बहुत बड़ा टेररिस्ट है। तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टेररिस्ट को रिहा भी करा था, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियन जो थे हॉस्टेजेस, उनको रिलीज करवाना था, ठीक है। तो उस समय ये काफी न्यूज में था, अलग अलग। अगर आप थोड़ा इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा कि कब क्या हुआ था। तो ये उस समय तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या है, देखिए 2001 में, क्योंकि यूएस लगातार इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और वहां के ग्रुप जो हैं, चाहे वो अलकायदा या तालिबान, अलकायदा भी एक्टिव था, वो यूएस के अगेंस्ट हो गए थे। तो हुआ क्या कि 2001 में 26/11 अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक करा। ये अटैक किसने करवाया? अलकायदा ने, ओसामा बिन लादेन, जिसको हेड कर रहे थे, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली। 11 सितंबर 2001 को 4 प्लेन जो है हाईजैक किए गए थे, 4 प्लेन, ठीक है। तो 4 प्लेन हाईजैक किए गए थे। 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। एक प्लेन जो है पेंटागन बिल्डिंग है एक, वहां टकराया और पार्शियल डैमेज हुआ था। और एक जो प्लेन था वो ग्राउंड के साथ क्रैश हो गया था, ठीक है। तो 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ, तो 4 प्लेन हाईजैक किए गए थे और उनसे अटैक किया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो यूएस को लगता था कि वो बिल्कुल सेफ हैं, उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में अगर हम बोले तो अटलांटिक ओशियन है, इस तरफ पैसिफिक ओशियन है, तो यूएस को लगता था टेरर अटैक उनके उसमें नहीं हो सकता था। लेकिन ये जो टेरर अटैक था, इसमें यूएस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। यूएस को लगा कि वो भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो यूएस को समझ में आया कि जो उसने सांप पाले थे अफगानिस्तान में, इन सांपों ने उसे ही डस लिया, ठीक है। इसके बाद से देखो उस समय 3000 के करीब सिटीजन्स मारे गए थे, 3000 के करीब लोग मारे गए, ठीक है। तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक, बहुत बड़ा जो था अटैक था, टेरर अटैक था, ठीक है। और खासकर यूएस में, क्योंकि वहां पर ये सब होता नहीं था, ठीक है। अब यूएस की पॉलिसी बिल्कुल ड्रास्टिक तरीके से चेंज हो चुकी थी, क्योंकि यूएस जो तालिबान को सपोर्ट वगैरह करता था, वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करता था, पाकिस्तान के भी साथ था। तो इसके बाद इनकी पॉलिसी 2001 के बाद चेंज हो गई।
उन्होंने तालिबान को बोला कि वो जो अल कायदा के जो टेररिस्ट हैं उन्हें हैंड ओवर किया जाए, उनके ऊपर केस चलाएंगे, उसामा बिन लादेन खासकर। ठीक है, तो तालिबान ने हैंड ओवर नहीं करा। ठीक है, फिर 2001 में यूएस ने क्या करा, क्योंकि यूएस ने बदला तो लेना ही है, यूएस ने क्या करा, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अल कायदा से बदला तो लेना ही है। 3000 लोगों की डेथ हुई थी अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही था बड़ा, तो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करा 2001 में, और वहां पर कई जगह तालिबान को हराया और तालिबान को जड़ से उखाड़ फेंका, मतलब उस समय पावर से हटा दिया वहां। ठीक है, अमेरिका ने। ठीक है, अब अमेरिका ने तालिबान को तो हटा दिया, लेकिन अब आगे क्या, अब आगे क्या किया जाए? आपको ये समझना है कि यूएस ने अपनी पॉलिसी 2001 के बाद चेंज करी। इंडिया के साथ रिलेशंस भी यूएस के 2001 के बाद लगातार फिर इंप्रूव होते चले गए। इंडिया अब स्ट्रेटेजिक एलाय है यूएस का, उससे पहले नहीं था। पाकिस्तान या अदर कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि फिर यूएस को उस समय समझ आ गया था कि अब गुड तालिबान बैड तालिबान नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो एक तो ये हुआ था। अब उसके बाद क्या, क्योंकि वहां से तालिबान को तो हटा दिया था, अब सिविलियन गवर्नमेंट बनानी है। अब सिविलियन गवर्नमेंट का क्या करें, कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो सिविलियन गवर्नमेंट के लिए ये भी देखिए, नोट्स वगैरह आप बना सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है। ठीक है, एक तो ये समझना है कि देखिए यूएस ने अप्रूवल भी लिया था उस समय यूनाइटेड नेशन, और नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कलेक्टिव मिलिट्री डिफेंस है नाटो कंट्रीज का। बहुत सारी मेंबर कंट्रीज हैं, और अगर इन कंट्रीज के ऊपर कोई अटैक करता है तो एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है इनका। इन्होंने पूरी आर्मी बनाई थी नाटो की फोर्सेस, और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करा था उसने, तालिबान को पावर से हटा दिया था, और उसामा बिन लादेन भाग गया था वहां से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान में छुपा हुआ था। और आखिरी में आखिरकार यूएस की फोर्सेस ने अबोटाबाद पाकिस्तान में 2 मई 2011 को ऑपरेशन किया रात को, और उसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज में रहा था। ये पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आनी चाहिए अफगानिस्तान की, तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, अब 2001 में तालिबान को तो हटा दिया, तो सिविलियन गवर्नमेंट, हामिद करजई जो है वो प्रेसिडेंट बने, सिविलियन गवर्नमेंट, लेकिन वो एक वीक गवर्नमेंट थी, और दुनिया भर की प्रॉब्लम अफगानिस्तान में थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पर नौकरियां नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, करप्शन है, ठीक है, रूरल एरिया है, बहुत सारे एरियाज में कंट्रोल ही नहीं है। अभी भी कुछ एरियाज, बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर तालिबान का कंट्रोल था। ठीक है, तो अब अफगानिस्तान को चलाएंगे कैसे हामिद करजई? तो यूएस की फोर्सेस ना वहीं रुक गई। तो यूएस की फोर्सेस ने क्या करा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कि सरकार कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग वगैरह दी। ठीक है, साथ ही साथ जो है सिक्योरिटी कैसे देखनी है, कैसे कोई भी टेरर अटैक होता है उससे कैसे निपटना है, वेपन्स वगैरह देना, उनके जो सैनिक वगैरह हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह करना, तो उन सारी चीजों में यूएस ने लगातार हेल्प करा। तो यूएस की फोर्सेस 2001 के बाद से लगातार वहीं अफगानिस्तान में टिकी हुई हैं। अभी भी हम बात करें 2021 तक, तो यूएस की फोर्सेस वहां पर अभी भी टिकी हुई हैं 20 साल से, जो ट्रेनिंग वगैरह दे रही हैं अफगानिस्तान की फोर्सेस। 2014 में, अब इस बीच हम सारे के सारे प्रेसिडेंट कौन कौन रहे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 2014 के बाद से अशरफ गनी लगातार प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान में 2014 के बाद। ठीक है, तो यूएस ट्रूप्स जो हैं 10,000 यूएस ट्रूप्स वही हैं जो एडवाइस कर रहे हैं अफगान आर्मी को कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस कैसे करने। अभी भी अफगानिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि तालिबान और आईएसआईएस सीरिया का एक ग्रुप है, टेरर ग्रुप, बहुत डेंजरस ग्रुप माना जाता है, वो भी, उसका भी इंटरफेरेंस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तालिबान अभी भी काफी बड़े हिस्से के ऊपर कंट्रोल करता है वहां पर अफगानिस्तान में। वो आगे मैप में थोड़ा देख के एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितने बड़े हिस्से में अब तालिबान कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल बहुत सारे इलाकों में नहीं है। सिविलियन गवर्नमेंट मेनली सिटी में उसका कंट्रोल है, सिटी में, ठीक है, या हाईवेज के ऊपर। रियलिटी में देखिए रूरल एरिया में, बहुत सारे रूरल एरियाज में तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये समझना है कि यूएस फोर्सेस 20 साल से वहां पर है, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रही है। अब आगे क्या, ठीक है, आगे क्या मतलब क्या किया जाएगा? देखिए अब तालिबान का कंट्रोल देखिए, मैप में आप देख सकते हैं, ये डार्क ब्राउन का मतलब है कि इन सारे एरियाज में तालिबान का पूरी तरीके से कंट्रोल है 100%, और यहां पर पार्शियल कंट्रोल है, पार्शियल, यहां पर अटैक होते रहते हैं, यहां पर तालिबान है। और ये जो ग्रे कलर है यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट है।
और ये देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर दिख रहा होगा मैप में, और ये इंडिया है। तो पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को वेपन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे यूएस ने एक तरीके से सांप पाले थे, वैसे ही पाकिस्तान भी सांप पाल रहा है। पाकिस्तान को ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में यही सांप इसे डसने वाले हैं बहुत भयंकर तरीके से। पाकिस्तान को समझ आएगा बाद में, ठीक है। तो पाकिस्तान ये जो सांप पाल रहा है, यहाँ पर वेपन्स वगैरह इनको सपोर्ट करना, ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। अफगानिस्तान में इंटरफेयर करना, पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान दोबारा से पावर में आ जाए। तो आपको ये समझना है कि तालिबान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान, फुल सपोर्ट, ठीक है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, आपको ये समझना है कि सिविलियन गवर्नमेंट, उसके सपोर्ट में कौन कौन है। इंडिया है, इंडिया काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वहां पर नौकरियां क्रिएट हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट वगैरह होगा तो ही अफगानिस्तान ग्रो कर पाएगा, लोगों की नौकरियां लगेंगी टेररिज्म की तरफ, फिर वो ब्रेन वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लोगों को, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट या यूएस सिविलियन गवर्नमेंट के साथ है, तालिबान के साथ वहां पर बोले तो पाकिस्तान और चाइना है, पाक और चाइना, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ज्यादातर इलाकों में तालिबान का कंट्रोल है, और अब तालिबान का कंट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूएस की फोर्सेस जो हैं, क्योंकि 20 साल से 2001 से यूएस की फोर्सेस 2021 हम बोले तो 20 साल से यूएस की फोर्सेस लगातार वहां पर हैं। और यूएस ने क्या करा, तालिबान के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करी कि ठीक है कि ये सब वायलेंस को बंद करते हैं, पीस ट्रीटी साइन करते हैं, और यूएस यहां से अब अपनी फोर्सेस को लेकर वापस जा रहा है अफगानिस्तान। तो अब यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस अब जाना स्टार्ट हो रही है, 2021 की बात करें, ठीक है। तो वापस जाना स्टार्ट हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि अब तालिबान दोबारा से स्ट्रांग होगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये बहुत बड़ी गलती है, यूएस की फोर्सेस वहां से वापस जा रही है, एक डिसीजन गलत डिसीजन है, क्योंकि उससे क्या होगा, तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जाएगा, और सिविलियन गवर्नमेंट थोड़ा सा वीक है, उसे सपोर्ट चाहिए, और जो है तालिबान का कंट्रोल एक बार आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इस एरिया में। टेररिज्म की जो एक्टिविटीज हैं वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएंगी, और एशिया के लिए वो खतरा ही है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खतरा ही है, क्योंकि वहां पर तालिबान कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान तो चाहता है कि तालिबान कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज अभी तालिबान में हो रहे हैं, तालिबान का अफगानिस्तान में हो रहे हैं, तालिबान का कंट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैप में थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा। हाँ, नेक्स्ट पेज में आते हैं। हाँ, एक तो यहां पर यूएस तालिबान एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, यूएस और तालिबान का एग्रीमेंट हुआ है फरवरी 2020 में, जहां पर अमेरिका ने प्रॉमिस करा है जो तालिबान हैं उनसे, पीस एग्रीमेंट एक तरीके से, कि आप ना अल-कायदा को, क्योंकि यूएस को लगता है कि अल-कायदा जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक करा था, अल-कायदा को ऑपरेट नहीं होने देंगे अफगान सॉइल से, और ये वायलेंस वगैरह बंद करेंगे। तो यूएस तालिबान एग्रीमेंट है, और बदले में यूएस क्या करेगा, तालिबान क्या करेगा, अल-कायदा को ऑपरेट नहीं करने देगा, और बदले में यूएस क्या करेगा, अपनी फोर्सेस को वहां से वापस लेकर चला जाए, ठीक है। तो ये सारा इशू था, एक अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, वीडियो में, कि क्या एक क्रोनोलॉजी थी। 1919 के बाद से ही ग्लोबल पावर, शुरू में ब्रिटिशर्स और यूएसएसआर इन्वॉल्व थे, बाद में अमेरिका और यूएसएसआर इन्वॉल्व होने, यूएसएसआर बाद में यूएसएसआर को रशिया बोला गया, ठीक है। तो उनका इंटरफेरेंस अभी भी लगातार होता रहता है। रशिया भी चाहता है कि अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हो, वो भी सिविलियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है, ठीक है। और तालिबान की हेल्प पाकिस्तान, चाइना, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी लगातार वायलेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री से लेके चलेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कि अफगानिस्तान प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।